Hello, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channels. आज आप लोग के साथ एजुकेशन में सीटेट पेडागोजी के क्लास सेकंड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा इस क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आपको सीटेट एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, which of the following are major concerns about using the concept of intelligence quotient to measure children's intelligence? ओके, कह रहे हैं कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आंकलन करने के लिए आईक्यू डिजिटल क्वोशेंट यानी डिजिटल क्वोशेंट है, उसका इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरोकार क्या है? इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर को अस्थिरता करना नहीं, है ना। और कह कि कल्चरल वैसे से इन टेस्ट परीक्षाओं में संस्कृत पूर्वाग्रहों का करना, है ना। और करा परीक्षा के उत्पादक केंद्रित होना, हाँ ये सही है। और ये भी ऑप्शन सही है। प्रोडक्ट ऑफ ओरिएंटेशंस टू टेस्ट लेजिबल लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों को नामांकित करना, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस में कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेजर कंसर्न्स अबाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। इन सभी ऑप्शनों में आप देखोगे तो प्राप्तांकों की स्थिरता करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल आईक्यू टेस्ट में किए जाते हैं और परीक्षा में जो कल्चरल वाइजनेस टेस्ट हैं उनका भी किए जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ टेस्ट, इन सभी को किए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विदिन अ क्लास रूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स रेफर्स टू। यहाँ कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या है ना। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशंस वेल, या एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग एंड रैम्स टू अदर्स स्पीच, या नॉलेज ऑफ वन कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस, या अप्रिसिएशंस ऑफ एस्थेटिक एंड द ब्यूटी। इन द सेंस यहाँ पे आपको यह पकड़ना है इस क्वेश्चंस में इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जब इंट्रापर्सनल हो, इंट्रापर्सनल की बात किया जाए तो वो सेल्फ अपने बारे में सोचने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है इंट्रापर्सनल। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जो होते हैं वो दूसरे के बारे में सोचते हैं, वैसा बुद्धि की जिसको दूसरे के बारे में, जैसे इंटरनेशनल बसें चलती है, इंटरनेशनल एरोप्लेन चलते हैं, है ना। इस तरह से इंटरपर्सनल रहेगा तो फिर दूसरे के विषय के बारे में, दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचना इंटरपर्सनल होगा। लेकिन जैसा ही क्या हो जाएंगे, इंट्रापर्सनल लग जाएंगे, RA लग जाएंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे खुद ब खुद के बारे में सोचना, खुद की नॉलेज के बारे में एनालिसिस करना, इसकी बात किया जा रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें किस ऑप्शन कौन से सही होंगे, ये देखिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, है ना। यहाँ बात को समझिए, यहाँ पे बात को समझने में ये देखिए कह रहा है कि, है ना, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान कराना, है ना। इंट्रापर्सनल यानी स्वयं के बारे में सोचना है, और इंटरपर्सनल मीन्स दूसरे के बारे में। इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं, इंट्रापर्सनल मीन्स अपने बारे में, और इंटरपर्सनल मीन्स दूसरे के बारे में, है ना। चलिए इंटर, है ना, जैसे इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश की, तो ये वो हो गया इंटरनेशनल, तो वो दूसरे के बारे में सोचता है। और इंट्रा मीन्स अपने कंट्री में, यानी खुद के बारे में, अपने विषय के बारे में अपने। हाँ चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, पढ़िए कि द रोल ऑफ अ टीचर्स within other classroom is to encourage children to express which of the following attitudes related to gender। जेंडर के संदर्भ में आपको एक शिक्षिका के कक्षा को
बच्चों के लिए किसके लिए प्रेरित करना चाहिए ये बताइए। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं, ये थोड़ी करेंगे कि आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर देंगे कि लड़का को अलग अंक देना या फिर लड़की को अलग अंक देना, ऐसा नहीं करना हमें, है ना। जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर की स्थिरता, ये भी नहीं है अप्रोप्रिएट आंसर। अडॉप्ट सोशल एक्सेप्टेशन रोल्स, यानी क्या है ये जो है अडॉप्ट सोशली एडेप्टेबल जेंडर रोल्स, ये करेक्ट आंसर है हमारा, है ना, ये पॉजिटिव आंसर है। और जेंडर स्टेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, इससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी नंबर है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जेंडर स्टेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी करके बात किया जा रहा है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन लाने के लिए बात किया जा रहा है। गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, उसमें वाइजनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टीरियोटाइप नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, टारगेट रहता है, एम होता है, कोई भी टीचर्स होते हैं उसमें जेंडर के प्रति हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स हैव द ड्राइव्स लर्निंग्स प्रोफाइल्स आर टीचर्स नीड्स टू। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, कह रहा है पढ़ाने में मानकीय स्तर को पहचान करनी चाहिए, या फिर कह रहा है कि फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ इंगेज विथ ड्राइव्स लर्निंग पीस ऑफ स्टूडेंट्स, ये करेक्ट आंसर है ना। कह रहा सीखने के विविध गति, यानी सीखने की अलग अलग प्रकार को बारे में बताना, है ना। विद्यार्थियों की जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीकों को खोजबीन करना, यानी खोजने चाहिए, है ना। यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 कट गया, और सी में पढ़िए कि क्रिएट स्पेशल अचीवमेंट एंड रेमेडियल्स सेक्शंस, कह रहा है कि अचीवमेंट तो ठीक है करता है, लेकिन कह रहा है कि विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रौद्योगिकी की कक्षा बनानी चाहिए नहीं, तो है ना। तो छोटे बच्चे जो कमज़ोर बच्चों को वो कैसे सीखेंगे। डू एबिलिटी ग्रुपिंग विद इन अ क्लासरूम, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना, हमें तो क्लासिफिकेशन करना ही नहीं है, हर बच्चों के एक समान जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें टीचिंग करनी है। ओके, ये सभी निगेटिव पॉइंट है, और बी ऑप्शन नंबर हमारा सबसे पॉजिटिव है, जो कि सीखने में विविध गति करने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी करने के लिए सृजनात्मक तरीके का खोज करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चंस पे अमल कीजिए, देखिए इस पे क्वेश्चंस को समझिए, सोचिए, है ना, एनालिसिस कीजिए, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में टू द पॉइंट और पॉजिटिव आंसर तक पहुंच पाएंगे। सभी ऑप्शन को पढ़ के एनालाइज कीजिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड टू प्रोवाइड टीचर्स विथ रेशनल वाइज, देखिए वाइज आ गया, फन वाइजनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रिपेयरिंग टेस्ट एग्जामिनेशन पेपर, कह रहा है जो निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों के तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए तैयार किया जाता है। नो, रॉन्ग। टू हेल्प टीचर्स प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स, कह रहा शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने के लिए एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ये सही है ना। कह रहा है कि इसलिए टीचर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं ताकि बच्चे की, स्टूडेंट्स की जितने भी वीकनेस पॉइंट है, उन वीकनेस पॉइंट को जानकर उन्हें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टीचर्स, और अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड सपोर्ट करेंगे, चाहे वो नॉन इवैल्यूएटिव फीडबैक हो या फिर वैल्यूएटिव हो, यानी हर तरीके से उन्हें उनके कमजोरियों के जानने के बाद उसके बाद उसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, है ना, रिमेडियल करने की कोशिश करेंगे, डायग्नोस करके रिमेडियल करेंगे, है ना। अब देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, टू हेल्प अ स्टूडेंट डेवलप गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, नहीं, कह रहा है कि गुड टेकिंग स्किल टेस्ट के लिए हम उसको टेस्ट लेंगे, है ना, तो फिर ये नहीं उद्देश्य होता है हमारा। कह रहा है कि यहाँ देखिए कह रहा है कि टू डिस्क्रिमिनेटिव और डिस्क्रिमिनेट कर रहा, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, ये तो गलत ही हो गया। कह रहा है कि अप्रोप्रिएटली बिटवीन द लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ देखिए कर अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया, है ना। ये सब क्या है, नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, अगर आप देखिए इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे
चैनल पे बने रहिए और इसके साथ लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, है ना, ताकि आपके लिए फिर नए नए इनोवेटिव वीडियो, नए नए वीवीआई क्वेश्चंस जो हैं सीटेट का आपके लिए लाते रहेंगे, है ना, ताकि आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के साथ ही आपको टफ नहीं लगे पेपर। ठीक है, ये काफ़ी इससे जुड़े रहते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूछा हुआ है आपको। देखिए यहाँ पे मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज अ एम्ड एट, कह रहे हैं बहुसांस्कृतिक कक्षा का क्या उद्देश्य है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एजुकेशनल इक्वलिटी टू चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विथ अ क्लासरूम। कह रहे एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति में बच्चों की समांतर शिक्षा, ये तो करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे पढ़ के, एजुकेशनल इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स विथ अ क्लासरूम, ये करेक्ट है। कह रहा है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा, यानी कह रहा है कि एक विद्यालय में एक ही छत के नीचे चाहे वो किसी भी कल्चर के बच्चे क्यों नहीं हो, वो एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करने की उनकी अधिकार है ना। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। और देखिए ये गलत है, नंबर बी, सी नंबर पढ़ते हैं। शोइंग, देखिए ये कह रहा है कि शो काजिंग डांसेस म्यूजिक ऑफ द डिफरेंट कल्चर ऑन द स्पेसिफिक ओकेजन लाइक एनुअल डे ऑफ स्कूल्स। कह रहा है स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृतियों का नाच गाना प्रस्तुत कराना, नहीं, ये अलग अलग संस्कृति के लिए अलग अलग अगर होगी तो फिर वो उसमें क्या हो जाएंगे, स्टीरियोटाइप आ जाएंगे, वाजनेस आ जाएंगे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन की भावना जग जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कल्चर, किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करता है, क्यों नहीं हो, सबके लिए इक्वल। जैसे क्रिएट स्पेशल सेक्शंस इन द स्कूल्स फॉर चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों के बच्चों के लिए अलग स्कूल में अलग खंड बनाना, ये अलग अलग सेक्शन कर देना, नहीं, ये सब क्या है, गलत है। अलग अलग संस्कृति का बच्चे तो अलग पढ़ेगा स्कूल में ही, अलग सेक्शन बन जाए, ये कौन सा तरीका हुआ ना, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शंस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चंस की ओर आइए। ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने से नहीं होता है, क्वेश्चंस को समझिए, एनालिसिस कीजिए, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बन सके, डेवलप हो सके। देखिए 7 नंबर पढ़िए कि द एजुकेशन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम disadvantaged and the deprived backgrounds can get a negatively influence by which of the following। कह रहा वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। यानी कह रहा है कि जो वंचित हैं, जैसे स्टीरियोटाइप है, ये इसका भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, स्टीरियोटाइप का भी। और देखिए कह रहा है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स, हाँ, कह रहा है कि लोकल नॉलेज की कमी होंगे तो उसमें भी स्टीरियोटाइप के नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं की समझ में अभाव, इसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। चलिए आप आइए, थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि टॉप डाउन करिकुलम। अब देखिए करिकुलम जब भी होता है तो बॉटम टू, और यहाँ पे जब भी करिकुलम होता है तो आरोही, मतलब कि घटते क्रम नहीं होता है ना, आरोही होते हैं। क्या होते हैं, आरोही, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करिकुलम रहते हैं। तो ये भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाँ देखिए करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या, ये तो सही है, लेकिन क्या है कि हमें पूछा ही है नकारात्मक प्रभाव, ये तो स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन गलत हमें पूछा है ये वाला, है ना। तो 1 2 3, तो 1 2 3 जिस ऑप्शन में है आप मार दीजिए 1 2 3, है ना। तो इस तरह से आपको समझना होगा, हर एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होगा, ऑपरेशन करना होगा, हर ऑप्शन को ऑपरेशन करना होगा, तब आपको बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं कि क्रिएट थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। सृजनात्मक बच्चों को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिए जाते हैं। देखो ओरिजिनलिटी, ये नहीं होंगे, है ना, और टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, है ना, ये भी नहीं है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना, ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। देखिए यहाँ पे फिर से पढ़िए, ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय द विच ऑफ द फ्लोइंग।
कह रहा है कि क्रिएटिव थिंकिंग में जो है वो नहीं दिया जाता है। ये देखिए नहीं कह रहा है, नॉट फैसिलिटेटेड। तो ओरिजिनली तो होता है, टॉलरेंस भी होते हैं, अस्पष्टता की स्वीकार कर, है ना, ये भी होते हैं। लेकिन कह रहा है कि यहाँ आप देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग ये गलत होता है और गलत ही हमारा आंसर पूछा है ना। फ्लेक्सिबिलिटी थिंकिंग भी होते हैं, सोच में लचीलापन भी क्रिएटिव में होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव वाले के क्या होता है, अभिसारी सोच। तो ये अभिसारी सोच ऑप्शन हमारा नंबर कितना हो जाएगा, सी में, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एक होता है अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसे होंगे, इस वे में होंगे, मान लीजिए प्रॉब्लम एक होगा और सॉल्यूशन कई प्रकार के होंगे, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे, है ना। अब कन्वर्जेंट क्या है, मान लिया कि प्रॉब्लम एक है लेकिन सॉल्यूशन भी एक ही है, ये एक बिंदु पर आके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग दिशाओं में सोचने वाला व्यक्ति, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से बनाकर सोचने वाला व्यक्ति, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट होंगे, जिसको बोलते हैं अवसारी या इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, है ना। तो यहाँ देखिए, तो सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं, अभिसारी सोच थोड़ी रखते हैं, डाइवर्जेंट रखते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, इनोवेटिव बनते हैं, इसलिए हमारा नहीं दिया जाता है। तो नहीं में ये अभिसारी सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर आइए। टोटल 15 क्वेश्चन है, आप देखिए अच्छे से पढ़िए। देखिए, अ चाइल्ड विथ लोकोमोशन डिसेबिलिटीज ज्वाइन अ प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ फैसिलिटेटिव स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूजन ऑन अ चाइल्ड विद इन अ स्कूल। कह कि एक गीत विषयक अक्षम, है ना, एक गीत विषयक यानी कि जो म्यूज़िक है उस पर बात किया जा रहा है, म्यूजिक से रिलेटेड है, अक्षम यानी उसमें डिसेबिलिटीज़ है, वो उसको संगीत में वो उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं करता है, विद्यार्थियों का एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे की स्कूल में समावेश का सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, है ना, सहायक नहीं होगी, ये देखना है। तो कह रहा है विद्यालयों की निचले मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन को प्रावधान करना, ये तो है। प्रोविजन ऑफ अलॉटिंग क्लास ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हाँ ये तो सही है। कह रहा है कि जो व्यक्ति विद्यालय पे सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं तो उसके लिए रैंप बनाए जाते हैं, तो अलग अलग उसके प्रोवाइड किए जाते हैं। और देखिए कह रहा है कि एम्पैथी बिल्डिंग अमंग पीयर्स, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, हाँ ये भी करेक्ट है। लेकिन हमें नहीं पूछा है, नॉट, ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चंस में नॉट जहाँ है वो ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि आगे पढ़िए कि अप्रिशिएट, अप्रिशिएट इन फैक्चुअल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और द मॉडिफिकेशंस, हाँ कह रहा है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में सुधार करना चाहिए, जहाँ जहाँ रैंप की सीढ़ियाँ नहीं है वो रैंप की सीढ़ियाँ बनवाएं। कई अनेक तरह का बच्चे उस टाइप के हैं तो उसके लिए प्रोवाइड करें, सुविधाएं प्रोवाइड करें। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहे हैं कि शोइंग सिंपैथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी, कह रहे हैं कि अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, यानी कह रहे हैं कि अच्छा आप बहुत क्या हैं, दृष्टिबाधित हैं या फिर विकलांग हैं या ऐसा कुछ, तो वो उसके प्रति सहानुभूति जताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए आप प्रॉपर वे में फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड करें ताकि वो उसके मस्तिष्क में, इमोशंस में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं करे, है ना, वो अपने आप को नीचे नहीं आंक सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का डी करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए आप 10 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग, देखिए पढ़िए, विच ऑफ द फ्लोइंग, 1 मिनट, 1 मिनट वेट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, विच इफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड नॉट बी फैसिलिटेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन विथ अ स्पेसिफिक हियरिंग डिसेबिलिटीज विद इन अ रेगुलर स्कूल्स। यहाँ कहने का मतलब इन द सेंस है
कि एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है। देखिए नॉट है, यहाँ पे नॉट पे फोकस कीजिए। उसके बाद पढ़िए ऑप्शन कह कि रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमिनस, है ना, एंड डोमिन्स ऑफ द लर्निंग वेयर पॉसिबल, कह रहा जहाँ मुश्किल हो वहाँ अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट दी है। तो रिलैक्सेशन की बात किया जा रहा है तो सही है। और कह रहा रीजनेबल एकोमोडेशन इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में विवेक समायोजन, ये करेक्ट है। और कंटिन्यूअल, देखिए कह रहा है कि कंटिन्यूअल नेगेटिव, देखिए नेगेटिव कमेंट्स ऑन एरर कमिटेड, यही हमारा क्या है नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव हमारा क्वेश्चंस में भी आस्क किया है, पूछा गया है कि कह रहा है कि त्रुटियां पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां करना है। स्कूल में बच्चे क्यों गलती कर दिया, तुम और अच्छे से नहीं कर सकता था, है ना, उसके लिए पनिश करना, ये टिप्पणियाँ गलत करना क्या है हमारे लिए नेगेटिव दर्शाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होते हैं, नेगेटिव में पूछा है। डी में कह रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये हाँ ये व्यक्तिगत शिक्षा प्रोवाइड करना, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, लेकिन गलत हमारा सी था या गलत ही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 11 में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं सक्सेस इन स्कूल शुड वी आ ब्रॉडेंड बियॉन्ड द स्पेसिफिक एकेडमिक अचीवमेंट विद इन अ स्कूल टू इंक्लूड, यहाँ कह रहे कि स्कूल में सफलता को पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। और है ना, ऐसे किस प्रकार किया जा सकता है, कह रहा कि ट्रेनिंग गिवन बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात ही नहीं किया जाता है स्कूल में, है ना। ये देखिए पढ़ लीजिए ऑप्शन हिंदी में, डेवलपमेंट ऑफ अ सोशियो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये सही है ना। कह रहा है कि सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है ना। एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं, गलत। कह रहा है कि कांस्टेंट फोकस ओनली ऑन एरिया विच आर चाइल्ड्स वीक, कह रहा है कि सिर्फ जहाँ पे बच्चे जिस एरिया में वीक हैं उस पर सिर्फ फोकस करना नहीं, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है। कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ सोशियो सामाजिक इमोशनल सांवेगिक, है ना, और कैपेसिटी क्षमता एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, कह रहा है यह एक शिक्षा का क्या है इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट होगा, है ना। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है 11 12 में देखिए आप, देखिए 12 में आपको मिल जा रहा है कि पढ़िए 12 में है आपका एक मिनट, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन, निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है ना। ये पढ़िए क्वेश्चन फिर से कह रहे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव्ड व्हेन अ स्टूडेंट कैन, कह रहे कि रिकॉल इन्फॉर्मेशन गिवन करेक्टली, कभी रिकॉल रट्टा वाला सिस्टम नहीं करना, है ना, रटने की है नहीं हम लोग का NCF या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन करेक्टली, सही जानकारी लिखना, ये कोई करेक्ट नहीं है। अब कह रहा है कि देखो क्लियरली रिमेंबर, फिर रिमेंबर डेफिनेशन को याद करने के लिए बच्चे को थोड़ी हम कॉन्सेप्ट बुलाते हैं। अप्लाई कॉन्सेप्ट लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन, कह रहा है कि जी सीखा हुआ ज्ञान है वो अपने मानव जीवन में, दैनिक जीवन में, हर रोज़ के जीवन में अप्लाई करना, है ना। यही हमारा जो है टीचिंग का भी करेक्ट मीनिंग है कि हम जब भी स्कूल जाते हैं या सीखते हैं या जीवन में एजुकेशन लेते हैं उसका अप्लाई हम किस तरह कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। अप्लाई कॉन्सेप्ट लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन, सीखिए संरचनात्मक संरचनाओं की निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में अप्लाई करना, लागू करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर आ जाइए। टू एनेबल चिल्ड्रेन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्वर्स इट इज़ अ क्रिटिकल दैट दे आर द गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, है ना। कह रहा है कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, यानी बच्चों को काफ़ी इफेक्टिवली बनाने के लिए ज़रूरी है कि
उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाए, है ना। देखिए पढ़िए, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि डू एक्सपेरिमेंट्स ओनली, देखिए ये नेगेटिव वर्ड, ओनली इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक, ये तो गलत है। और देखिए डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ये करेक्ट है ना। कह रहा है कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के प्रति आज़ादी से यानी आज़ाद होकर सोच सकते हैं, यानी कह रहे हैं कि उसको कोई तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, और इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से सोच सकते उतना समय मिले। और टेक एक्स्ट्रा ट्यूशंस, तो बात ही ट्यूशंस में हम लोग का जैसे ही ऑप्शन रहे काट देना है, ओनली रहे काट देना है ऑप्शन। कह रहा है कि लर्न प्राइमरी थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स ओनली, देखिए यहाँ भी नेगेटिव वर्ड है, ओनली रहे, ओनली ये नेगेटिव वर्ड होता है, हमें पॉजिटिव आंसर की ओर जाना रहता है। तो लर्न सिर्फ हम कह रहे यहाँ कह रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स स्मार्ट बोर्ड से ही सिखाने चाहिए, बुक से नहीं सिखाना चाहिए, ऑरली नहीं सिखाएगा, फिजिकल वे में नहीं सिखाएगा, तो फिर ये तो गलत ही ऑप्शन है ना, ये भी गलत है। हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रदाय को खोज करना, सर्च करना, इनोवेटिव करना, क्रिएट करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। 14 नंबर में 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करें फ्रेंड्स, देखिए द एरर दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, यानी सीखते समय बच्चे जो गलतियां करते हैं वह क्या बताते हैं, या उनकी गलतियां करने के पीछे से हम क्या समझ सकते हैं उसके बारे में समझें। कि आई यूज टू असर्टेंस देयर द करेंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, कह रहा उनमें से बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता को पता लगाया जा सकता है, नहीं। रिफ्लेक्टेड द इमीडिएट विदाउट फीडबैक टू से दैट आर नॉट रिपीटेड, ये गलत। कह रहा कि सीन एज अ नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कह रहा उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया सहज, ये सबसे बेस्ट है। कह रहा है कि देखिए सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल, कह रहा गलतियाँ को क्या कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। टीचर्स हैं आप, तो बच्चों गलतियाँ जब कर रहे हैं तो उन गलतियों को आप एक्सेप्ट करके वहाँ पे उसके साथ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसके संवेगों के साथ जुड़िए और हिस्सा समझने की कोशिश कीजिए, और उन गलतियों को आप करेक्ट करिए, बताइए उनसे, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट ही मैं आंसर बता दूंगा, उसको पहले करने के लिए दीजिए, अगर नहीं बनते हैं, गलतियाँ होती हैं, उसके बाद उसको हिंट दीजिए, फिर बनाएगा, है ना। देखिए आर डिस्टिंक्ट इन द लर्निंग, डिस्टिंक्शन ये तो गलत है, लर्निंग प्रोसेस एंड द शुड बी मिनिमाइज्ड क्विकली, और ये नहीं कि गलतियाँ होता जल्दी से बता दिए, ये नहीं, उसे मौका दीजिए, समय दीजिए अपने से सुधार करने के लिए, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है कि उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सहज तरीके से एवं स्वीकृत हिस्सा समझनी चाहिए, है ना। गलतियां हमें एक सही रास्ते की ओर ले जाती है कि हमें क्या सही करना है और क्या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल पे जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इनसे जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, आपका एग्जामिनेशन हॉल में जब पढ़िएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ चिल्ड्रंस इमोशन इन लर्निंग, बच्चों की संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। इमोशन डिस्टिंक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड, नहीं। संवेग बच्चों के सीखने में बाधित करते हैं, गलत बात, इसीलिए इनको काबू में रखना चाहिए, गलत बात। देयर आर, देखिए कह रहा है कि बच्चों संवेगों के लिए क्या भूमिका है। देयर आर नीड टू बी अ क्लियर डिस्टिंक्ट बिटवीन द कॉग्निटिव एंड द इमोशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, करेक्ट। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञानों को बच्चों के संवेग को पृथक करना चाहिए, अलग करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। यो इमोशन और कॉग्निशन कभी अलग नहीं होता, ये बल्कि एक साथ ही रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं हर साल सीटेट में कि कॉग्निशन और इमोशन क्या स्वतंत्र है या फिर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए करा कि एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ये अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए सी नंबर पढ़िए, करा कि इमोशन गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन अ लर्निंग प्रोसेस, ये सही करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सिखाने यानी सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत मतलब एक साथ जोड़ना और सम्मिलित करना चाहिए। इमोशन मेक लर्निंग, डी में पढ़िए, इमोशन मेक लर्निंग प्रोसेस मिसी एंड द
अनप्रेडिक्टेबल, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है, नहीं गलत बात, और वो उसे आप पूर्व मान्य बनाते हैं, नहीं गलत, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, करेक्ट सी नंबर है क्वेश्चन नंबर 15 का, है ना। ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। आप ये पेडागोजी क्लास 2 है ना, ये इसका फर्स्ट क्लास भी हो चुका है, यहाँ पे क्लास 2 कर लीजिएगा, ये क्लास 2 है, और इसके पहले वाला क्लास नहीं देखोगे तो आप इसी में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, है ना। इस पे अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपका लिंक दिया हुआ है ना, और यूट्यूब इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल से, है ना फ्रेंड्स। चलिए, और आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी होंगे, जैसे जेन पियाजे होंगे, लाइव बायोगोस्की होंगे, इस सब से आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल अभी आप जितना बताया जा रहा है रिवाइज कीजिए, ये बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको पक्का मैं यकीन दिलाता हूँ 100% कि आप जितना करके जाएंगे, मैं जितना बता रहा हूँ उसमें आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली होगा, है ना, उससे कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्त, थैंक्स आज के लिए, मैं यहीं पे अपना विराम लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।